हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर डी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। पी ब्लॉक अभी हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं डी ब्लॉक की ओर। डी ब्लॉक सबको पता है, एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होता है। ये पूरा डी ब्लॉक है और नीचे एफ ब्लॉक है ना। तो ये जो पूरे के पूरे एस और बी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होता है ये डी ब्लॉक है। इसी को संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। सारे के सारे इसमें क्या है, मेटल्स पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक क्या है, तो एस और पी ब्लॉक के मध्य में जो ब्लॉक है जिसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, और उसमें क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए उसको डी ब्लॉक कहते हैं। अब n-1 डी कक्षक से मतलब क्या है, तो अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं स्कैंडियम का, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैंने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 इसका एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 3d में। लास्ट कोष कौन सा है, आखिरी कोष कौन सा है, 4th वाला। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, तीसरे वाले में। तो आखिरी कोष n और आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1। आखिरी कोष n यानी कि 4 और आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1 यानी कि 4-1 3 में है। तो इसलिए इसको कहते हैं n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 d10 ns02। अगर n बराबर मैं 5 कर दूं, मान लो n बराबर 5 ले लेती हूं, तो क्या हो जाएगा 5-1 4d10 और सॉरी 10 नहीं है यहाँ पे 1 to 10 लिखना ना, 1 to 10, यहाँ 1 से 10 ऐसे लिखना, ठीक है, 1 to 10। तो n बराबर मैंने 5 लिया है, तो 5-1 4 d 1 to 10 कुछ भी, ठीक है, और यहाँ पे 5s02 ये होगा, है ना। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सामान्य आखिरी वाला बस केवल हमने लिखा है, शुरू का नहीं लिखा है, लास्ट में ऐसे होना है। देखो स्कैंडियम भी वही है, ns2 n-1 d1 है कि नहीं, n-1 d1 इसको फॉलो कर रहा है और ns2 इसको फॉलो कर रहा है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कुछ एलिमेंट्स का नाम मैंने लिखा हुआ है। डी ब्लॉक में जो पहला वाला सीरीज है, पहला आवर्त है, उसका मैंने नाम कुछ एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है। कौन कौन से एलिमेंट्स है पहले सीरीज में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये फर्स्ट वाला ट्रांजिशन सीरीज है ना, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 है, तो ये मैंने लिख दिया है फर्स्ट का। बाकी को मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ लास्ट के ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने लिख दिया है। तो बाकी आप लोग पूरा लिखेंगे, कॉपी में लाइन से लिखेंगे, ठीक है। स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक। मेरे जैसा ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। तो देखो स्कैंडियम का लास्ट में है 4s2 3d1, एकदम ईजी है याद करने में। 21 है तो 4s2 और 1 को 3d में ले लो, ठीक। तो टाइटेनियम 22 तो 4s2 3d2 यही आता है इसका, ये नहीं कि इसको देख करके हमने बनाया है। बनाओगे तो 22 इलेक्ट्रॉन यहीं पे आते हैं। यहाँ पे देखो 21 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 12 18 20 और 1 21, ठीक है। तो ये 21 हो गया, यहाँ पे 22, यहाँ पे है 23 तो 4s2 3d3, 24 तो होना चाहिए 4s2 3d4, पर ये नहीं होगा, क्या होगा 4s1 3d5। क्यों, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन कैसा है, अर्धपूरित, दोनों अर्धपूरित हो गए ना, हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है, मोर स्टेबल, ज्यादा स्थायी होता है। तो हाफ फिल्ड बनाने के लिए 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, अपवाद है। मैग्नीज 4s2 3d5, आयरन इसका 25 होता है, ये 26, 4s2 3d6 27, 4s2 3d7 28, 4s2 3d8 29। अब इसका क्या होना चाहिए, 4s2 3d9 होना चाहिए, 4s2 3d9, पर 4s2 3d9 ना हो करके क्या होगा 4s1 3d10। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, ये 4s2 3d10 है, ठीक है, और ये 4s1 3d10। क्यों, वही सेम 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। तो ये कैसा हो गया, फुल फिल्ड, पूर्ण पूरित, और ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड। अगर ऐसा रहता 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p में 9 इलेक्ट्रॉन, तो 4d में 9 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन,
तो ये क्या होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अनपेयर्ड अकेला रह जाता, ये अनपेयर्ड अकेला रह जाता ना। अगर क्या होता 4s2 3d9 तो ऐसा रहता, तो ये तो फुलफिल्ड होता, पूर्ण पूरित होता, लेकिन ये ना तो अर्ध पूरित होता ना तो पूर्ण पूरित होता। लेकिन जब हमने क्या बनाया 4s1 3d10, तो ये क्या हो गया हाफ फिल्ड 4s वाला, और ये क्या हो गया फुलफिल्ड। और हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, जानते हो आप लोग, है ना। तो देखो ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ये 3d9 ना तो फुलफिल्ड ना तो हाफ फिल्ड, लेकिन ये 3d10 कर दिए तो ये फुलफिल्ड हो गया और ये हाफ फिल्ड हो गया, तो ये ज्यादा स्थायी और ये कम स्थायी। तो 4s2 3d9 ना लेकर के हम लोग क्या लेंगे 4s1 3d10। तो कॉपर का और क्रोमियम का अपवाद है, आप लोग को ध्यान रखना है, मैंने इसलिए बॉक्स भी बना दिया था इसमें, ठीक है। लास्ट जिंक का 30 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 है, तो क्या हो जाएगा 4s2 3d10, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से पूरा आप लोग नोट करेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे इस डी ब्लॉक का, तो देखो यहाँ पे डी ब्लॉक 1 2 3 4 4 आवर्त हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। और कितने वर्ग हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ग हैं और 4 आवर्त हैं। तो 10 वर्ग को 4 आवर्त को 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स संक्रमण तत्व। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे मैंने कॉपी नोट्स में भी लिखा हुआ है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सा है, तो देखो कौन से नंबर का आवर्त है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चौथा आवर्त में को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम लोग बोल रहे हैं ना। आवर्त सारणी में चौथे आवर्त को डी ब्लॉक वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यहां पे मैं लिख दे रही हूं प्रथम संक्रमण श्रेणी, आप लोग बुक में देखेंगे, ठीक है। चतुर्थ आवर्त है ये, और इसमें कहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। ये देखो यहाँ पे 3D में गया है, 3D, ठीक है, सब में 3D में गया है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पे, तो परमाणु क्रमांक 21 से परमाणु क्रमांक 30 तक, जेड मतलब परमाणु क्रमांक ना, तो परमाणु क्रमांक 21 से परमाणु क्रमांक 30 तक वाले तत्व हैं। देखो यहाँ पे स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर 21 और एटॉमिक नंबर 21, और यहाँ पे जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक के तत्व यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, पांचवा आवर्त है। यहाँ पे देखो आवर्त 1 2 3 4 5, आवर्त सारणी में पांचवा आवर्त। इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें 3D में जा रहा था तो इसमें किसमें जाएगा 4D में जाएगा। 39 से 48 परमाणु क्रमांक वाले यहाँ पे हैं, ये देखो 39 इट्रियम 39 यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे कैडमियम 48। आप लोग अपनी अपनी आवर्त सारणी खोल लेंगे बुक में और वहां से क्रॉस चेक कर लेंगे अगर नहीं दिख रहा होगा क्लियर तो, ठीक है, क्योंकि ये बुक हैवी है, मुझे उठा के कैरी करने में मुश्किल हो रहा है। चलो अब दिख रहा है ना, ये 39 और ये 48। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो कौन सा आवर्त है ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां आवर्त है। इसमें 5D में इलेक्ट्रॉन जाएगा और परमाणु क्रमांक 57 से परमाणु क्रमांक 80 तक के तत्व हैं यहाँ पे। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, परमाणु क्रमांक 89 से परमाणु क्रमांक 112 तक के तत्व हैं यहाँ पे। कौन सा आवर्त है ये, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां आवर्त है ये। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो द्वितीय संक्रमण श्रेणी तो पढ़ लिए थे, थर्ड छठवां आवर्त 5D में इलेक्ट्रॉन जाएगा 57 से 80, मरकरी का 80 था, 57 लेंथेनम का था। फिर फोर्थ सातवां आवर्त सप्तम आवर्त 6D में इलेक्ट्रॉन जाएगा और 89 से 104 एंड ऑनवर्ड भी मैंने लिखा, मतलब 104 और उसके बाद भी, मतलब पहले 104 तक के एलिमेंट्स खोजे गए थे, अभी 112 तक के तत्व उसमें शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इस डी ब्लॉक में बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स पाए जाते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये डी ब्लॉक, तो देखो यहाँ पे सिल्वर इसी में है, गोल्ड है, मरकरी है, प्लेटिनम है, सभी कीमती धातुएं हैं, चांदी सोना प्लेटिनम, तो ये जो कीमती धातुएं हैं वो इसी ग्रुप में आती हैं, इसलिए डी ब्लॉक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन से प्रीशियस मेटल्स भी पाए जाते हैं, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम जैसे कीमती धातुएं प्रीशियस मेटल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल, ऐसे मेटल्स जो उद्योगों में फैक्ट्रियों में बहुत इंपॉर्टेंट है,
औद्योगिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आयरन, कॉपर और टाइटेनियम इसी में पाया जाता है। बहुत सारी चीजें बनाने के लिए आयरन का उपयोग होता है ना, वो इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आयरन है, टाइटेनियम है, कॉपर है, कॉपर से बहुत सारा बर्तन बनता है, मूर्तियां बनती हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट मेटल्स भी इसमें हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी इन्हीं में उपस्थित एलिमेंट से बनते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अनुमापन में यूज होता है, बहुत सारी चीज में यूज होता है। इसके बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये चैप्टर, ये डी ब्लॉक इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग अभी यहाँ पे देखे, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ अपवाद हैं, जैसे क्रोमियम, कॉपर। तो हमने पहले ट्रांजिशन सीरीज का देखा, मगर यहाँ पे 4 ट्रांजिशन सीरीज है। इन चारों में कुल मिला के कितने अपवाद हैं मैं वो बता दे रही हूँ आप लोगों को। ऐसे 12th के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई, नीट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूरे में कौन कौन से अपवाद हैं बस वो बता रही हूँ। अगर अपवाद नहीं है तो आपको क्या समझ जाना है कि जो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वही इटरबियम का होगा, वही लेंथिनम का होगा, अगर अपवाद नहीं है तो। ठीक है, मतलब स्कैंडियम में अगर यहाँ पे देखो, अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, लास्ट में 4s2 3d1 है, तो इटरबियम उसके जस्ट नीचे क्या है, इट्रियम। तो इट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ये 4s2 था तो 5s2, ये 3d था तो 4d1, सेम अगर अपवाद नहीं है तो। और अपवाद कौन कौन से हैं मैं वो बता दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने सारे कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को विजिबल हो तो। ऐसे 12th के लिए आपको सारे कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानना है, लेकिन आपको जेई और नीट में काम आएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लो। मैंने एक बार इसको जूम कर दिया है, तो आप पूरा का पूरा मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स लिखे ना, क्योंकि शुरू वाले का तो कोई काम नहीं रहता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहा है, लास्ट का सेल 5s 4d 4s 3d, ये सब मैंने लिखा हुआ है। तो जो जो अपवाद है उसको मैंने मेंशन किया है, और जो अपवाद नहीं है, जैसे यहाँ ऑस्मियम मैंने नहीं लिखा है, तो समझ जाना कि ऊपर वाले के जैसा ही होगा उसका। ठीक है, तो जो मोस्टली अपवाद है वो मैंने लिखा हुआ है, और इससे ज्यादा आगे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। अगर कुछ अपवाद होंगे भी तो इतना अगर आपको पता है तो आप सब बना लोगे। तो इसको प्लीज एक बार नोट कर लो, मैंने जूम किया हुआ है, कॉपी में नोट करके रख लेना आप लोग, अगर बुक में नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैंने अलग से अपवाद लिखा है, एक बार और लिख दिया है कि क्या अपवाद है। तो क्रोमियम का अपवाद था, आपको पता है। कॉपर का एक्सेप्शनल केस था, नियोबियम, मोलिब्डेनम, सिल्वर, गोल्ड, इन सब का अपवाद केस है। क्या है इसमें अपवाद, ns में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि s वाले में 2 होना चाहिए ना, हमेशा s वाले में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो 4s2 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 4s2, लेकिन इनमें क्या है, इन 6 में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और d ऑर्बिटल में फिर 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही s वाले में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पैलेडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, s वाले में 0 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो मैंने बनाया भी है, पैलेडियम में 0 इलेक्ट्रॉन, 5s 0, 4d में 10 है। ठीक है, और वहां पे देखो नियोबियम वगैरह का मैंने लिखा था, नियोबियम 5s1 लिखा है, 5s1 लिखा हुआ है यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने लिखा है नियोबियम में ns में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, नियोबियम में ns में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, लेंथिनम में 1 इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, जबकि 4f में जाना चाहिए। यहाँ पे देखो लेंथिनम का मैंने लिख दिया है, ये है लेंथिनम। लेंथिनम एटॉमिक नंबर होता है 57, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, 5s2 के बाद 4d में आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 38, और ये 10 हो गया 48, ये 6 हो गया 54, और कितने हैं 3 हैं, यहाँ पे 2, 54 के बाद कितने हो गए 56। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 5d, जबकि आना देखो बाद में क्या है 4f, तो यहाँ पे आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ ना आकर के वो यहाँ पे आ रहा है 5d1, तो ये एक अपवाद है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको d ऑर्बिटल में रखा भी गया। अगर 1 यहाँ पे आता तो इसको f ऑर्बिटल में, नीचे जो ऑर्बिटल था उसमें शिफ्ट कर देते, पर ये d ऑर्बिटल का एलिमेंट है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है ना कि f में। जबकि आपबाउ के नियम के अनुसार मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, तो उसके अकॉर्डिंग 5f पहले है फिर 5d है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है। क्लियर है, तो आपबाउ के नियम के विरुद्ध हो रहा है लेंथिनम में। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो बार बार सुनोगे फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो संक्रमण तत्व मोस्टली किसको कहा गया था, जो उसके हिसाब से जो परिभाषा दी गई थी वो क्या थी कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें
n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हो। n-1 का मतलब तो आप लोग समझ गए हो ना, n मतलब आखिरी वाला और n-1 मतलब आखिरी से पहले वाला। मैं एक बार बता देती हूं आपको। ये नाभिक है, सपोज न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, मान लो ये तीसरा ऑर्बिटल। तो अगर हम लोग लास्ट वाले ऑर्बिटल को n बोलेंगे तो इसको हम लोग n-1 बोलेंगे और इसको हम लोग n-2 बोलेंगे। क्लियर है ना। तो यहां पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में है, तो ये मान लेते हैं ये 4 वाला इलेक्ट्रॉन है, 4 वाला है, सपोज ये 4 है। और इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है, 4 वाला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में है, 3 वाले में, मतलब ये अंदर वाले में, ये अंदर वाले में। तो इसको उपांत्य कक्षक भी बोलते हैं इसको हिंदी में, या पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। उपांत्य कक्षक या उपांत्य आधा हाफ होगा ना, उपांत्य कक्षक या पेनल्टीमेट सेल या n-1 कक्षक बोल सकते हो आप लोग। तो n-1 जब भी मैं बोलूं तो समझ जाना है कि बाहर से एक पहले वाला, सबसे बाहर से एक पहले वाला। तो सबसे बाहर से एक पहले वाले में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन हो, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग संक्रमण तत्व कहेंगे। जैसे कि डी में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन मतलब डी पूरा भरा नहीं होना चाहिए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल, डी में टोटल होने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन कुल मिला के ना। ये डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 पूरा पूरा है तो ये संक्रमण तत्व तो नहीं कहलाएगा। 10 से एक कम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 7 8 9 तक हो तो उसको डी ऑर्बिटल हम लोग उसको संक्रमण तत्व कहेंगे, क्योंकि 10 हो गया मतलब पूर्ण रूप से भरा है। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हो, मतलब पूरा नहीं भरा होना चाहिए। जैसे कि देखो स्कैंडियम 21 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लास्ट में क्या होता है 4s2 3d1। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो आंशिक रूप से भरा हुआ ना। यहाँ पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, आयरन में 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये भी पूरा नहीं भरा है तो आंशिक रूप से भरा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे में ही आंशिक रूप से भरा हो। अगर मान लो ये पूरा भरा भी है, सपोज कोई एलिमेंट है उसमें पूरा फुल हो गया है, एक्स कोई एलिमेंट है एक्स नाम का और एक्स में पूरा भरा हुआ है डी ऑर्बिटल, तो इसको संक्रमण तत्व तो नहीं कहेंगे अब। ठीक है, ये गलत हो गया संक्रमण तत्व के हिसाब से। लेकिन अब एक्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो एक्स पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, पहले 10 था एक्स में, अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। दिख रहा है, क्लियर हो गया 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कहलाएगा कि नहीं, संक्रमण तत्व कहलाएगा। तो एक्स के रूप में ग्राउंड स्टेट में अपनी सामान्य अवस्था में भले नहीं था, लेकिन अपने आयन की अवस्था में तो उसमें आंशिक रूप से भरा हुआ है ना डी ऑर्बिटल, तो एक्स को हम लोग संक्रमण तत्व कहेंगे। तो संक्रमण तत्व हम लोग उसी को कहेंगे जो अपनी परमाणु के रूप में सामान्य अवस्था में या फिर आयन के रूप में ही सही, लेकिन उसमें आंशिक रूप से डी ऑर्बिटल किसी न किसी कंडीशन में भरा हुआ हम लोगों को मिले, उसी को हम लोग संक्रमण तत्व कहेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर का, कॉपर प्लस और कॉपर 2+ मैंने बनाया है। कॉपर आप लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है पहले ही कि इसमें 3d में इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, 4s1 3d 10। तो डी ऑर्बिटल तो पूरा भरा हुआ है, जबकि डी ऑर्बिटल को क्या होना चाहिए था, आंशिक रूप से भरा। तो इसको संक्रमण तत्व कहोगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखो कॉपर मैंने डी ऑर्बिटल पूरा भरा है 10, तो कॉपर को तो संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। क्लियर है। लेकिन कॉपर अगर प्लस में आ जाए तब देखो क्या होगा, 4s में एक इलेक्ट्रॉन था और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो 4s में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो किसी को दान कर देगा, जब दान कर देगा तो ये किसमें बदल जाएगा, कॉपर प्लस में। तो 4s तो 0 हो गया, लेकिन 3d अभी भी क्या है, 10 है, पूरा भरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी 10 है। तो ये अभी भी संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कॉपर 2+ हो जाए, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, तब क्या हो जाएगा, 3d का एक इलेक्ट्रॉन भी इसको दान करना पड़ेगा। तब इसमें बचेगा 5 6 7 8 और 1 9। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा है, तब इसको क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। तो देखो कॉपर फाइनली संक्रमण तत्व तो बन गया। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में जिनको चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, वो फिर भी डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा का भरा रह जाता है, पूरा फुल रह जाता है, तो उनको संक्रमण तत्व नहीं कह सकते। जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी।
जिंक, कैडमियम और मरकरी का जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो क्या है, s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में पूरे के पूरे 10, मतलब पूरा d ऑर्बिटल भरा हुआ है, जबकि हमको क्या चाहिए, आंशिक रूप से भरा। तो हम लोग क्या सोचे कि चलो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाले कक्षक से निकलता है ना, तो n से निकलेगा, n-1 से नहीं निकलेगा, और यहाँ तो n-1 पूरा भरा है, इलेक्ट्रॉन n से निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ns क्या हो गया, 1 हो गया, और n-1d अभी भी 10 है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था उसको निकलेगा, तो ns 0 हो गया, लेकिन n-1d क्या है, अभी भी 10 ही है। तो ये ना तो परमाणु की सामान्य अवस्था में, ना तो धन आयन में, ना तो डबल पॉजिटिव आयन में भी, ये किसी में भी इसका डी ऑर्बिटल क्या हो रहा है, आंशिक रूप से भरा हुआ नहीं बन पा रहा है, हमेशा ये पूर्ण रूप से ही भरा हुआ है। तो इसको हम लोग संक्रमण तत्व तो नहीं कह सकते। सेम कंडीशन कैडमियम के साथ है और सेम कंडीशन मरकरी के साथ है, तो इनको संक्रमण तत्व तो नहीं कहा जाना चाहिए था इस परिभाषा के अनुसार, लेकिन फिर भी इनको डी ब्लॉक में संक्रमण तत्वों के साथ रखा गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व के समान व्यवहार, संक्रमण तत्व नहीं है ना। ठीक है, क्यों नहीं है, ऐसे क्या कारण है कि वो संक्रमण तत्व के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। तो इसके कुछ असामान्य व्यवहार हैं, तो हम लोग मोस्टली जिंक का पढ़ेंगे कि जिंक का क्या क्या असामान्य व्यवहार, मतलब एक क्वेश्चन क्या आता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जा सकता, तो आप लोग कारण दोगे, क्योंकि संक्रमण तत्व का मतलब होता है, नोट कर लेना, क्वेश्चन भी नोट कर लेना कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, क्यों, तो क्योंकि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें n-1d कक्षक आंशिक रूप से भरा हो, या फिर पूरा लिखना कि वे तत्व होते हैं जिनमें परमाणु अपनी सामान्य अवस्था, नोट कर लेना मैं बोल रही हूँ, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें परमाणु अपनी सामान्य अवस्था या आयन अवस्था में n-1 कक्षक में आंशिक रूप से, फिर से बोल रही हूं मैं एक बार, संक्रमण तत्व वे तत्व जिनमें परमाणु की सामान्य अवस्था या आयनित अवस्था में n-1d कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। वे तत्व जिनके परमाणु की सामान्य अवस्था या आयनित अवस्था में n-1d कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। फिर से पीछे ले जाकर के दोबारा सुन लेना, ठीक है, और नोट कर लेना। लेकिन जिंक और कैडमियम और मरकरी, और जिंक और कैडमियम और मरकरी में कभी भी ऐसी अवस्था नहीं आती है जब उसका डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हो। ये वाला एग्जांपल बना देना कि जिंक के में भी नहीं है आंशिक रूप से भरा, जिंक प्लस में भी नहीं है, जिंक 2+ में भी नहीं है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब जिंक के कुछ असामान्य व्यवहार देख लेते हैं, ये क्यों डी ब्लॉक पे नहीं रखा जाता, इसको नहीं रखना चाहिए इसको, और भी क्या क्या इसमें असामान्य है। तो देखो जिंक का असामान्य व्यवहार, सबसे पहला तो इसकी आयनन ऊर्जा बहुत हाई है, जबकि क्या होना चाहिए, बाएं से दाएं जाते हैं, जब बाएं से दाएं जाते हैं, स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा उच्च होती जाती है, लेकिन इसकी जिंक की असामान्य रूप से बहुत ज्यादा है। इन सबसे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाना चाहिए ना, लेकिन इसकी बहुत ही ज्यादा हाई है, सबसे ज्यादा है, सबसे फर्स्ट में इसको रखते हैं आयनन ऊर्जा के मामले में, इतना ज्यादा, एकदम ज्यादा है, तो इतनी बहुत ज्यादा आयनन ऊर्जा हो गया। फिर इसका आकार क्या होना चाहिए, देखो जब बाएं से दाएं जाते हैं हम लोग तो आकार छोटा होते जाता है, लेकिन इसका आकार बड़ा है, छोटा होना चाहिए पर बड़ा है। ठीक, इसके बने यौगिक व्हाइट होते हैं, जबकि बाकी सभी के यौगिक कलरफुल होते हैं ना, पर ये सफेद यौगिक बनाता है। फिर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, बाकी सभी क्या है, बहुत सारे ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, लेकिन ये नहीं दर्शाता, मैं आगे बताऊंगी इसको। ठीक है, इसके यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं, और बाकी सारे जो डी ब्लॉक वाले हैं ना वो अनुचुंबकीय भी बनाते हैं, पर ये हमेशा प्रतिचुंबकीय बनाता है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट संक्रमण तत्वों के भौतिक गुण। ठीक है, सबसे पहले तो भौतिक गुण जानने से पहले आप लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट को समझ जाओ। मैं पहले भी पी ब्लॉक वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग यानी कि परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव भी इसको कहते हैं ना, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव पढ़े हो आप लोग 11th क्लास में, मैंने बताया हुआ है कि ये आखिरी सेल है n कक्षक और ये n-1 कक्षक, इसको पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है पेनल्टीमेट सेल ना, उपांत्य कक्षक, ये बाह्य कक्षक, उपांत्य कक्षक या पेनल्टीमेट सेल या n कक्षक, n-1 कक्षक। तो ये जो n-1 बाहर के एक पहले वाला कक्षक है ना, इसमें अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और ये नाभिक है, नाभिकीय आकर्षण देता है,
तो अगर इस सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो जो नाभिक का आकर्षण है वो इस आकर्षण को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक जाने से रोकता है। इसी को स्लीडिंग प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव या आयनिक प्रभाव, आयनन प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्लीडिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, नोट कॉपी खोल करके चेक करना, परिभाषा मिल जाएगी आप लोगों को। अगर देखो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाले कक्षक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा मतलब एक स्क्रीन बनाएंगे ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो पूरा घेर बनाएंगे। घेर बनाएंगे तो यहाँ से नाभिक का जो आकर्षण है वो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन का घेर बना हुआ है तो इससे बाहर नहीं जा पाएगा। बाहर नहीं जा पाएगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और आगे तक इधर तक पूरा घूमेगा, सराउंडिंग करेगा, तो ये बाहर वाला सेल बाहर चला जाएगा और साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहाँ पे इस सेल में इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो नाभिक का आकर्षण इसको भेद करके यहाँ तक चला जाएगा और इसको खींच लेगा और इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा, ये पास आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन पेनल्टीमेट सेल, मतलब अगर n-1 कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इंक्रीज लिखा है मैंने ना, ऊपर कई और तीर का निशान लगाया, मतलब बढ़ती है, तो आवरण प्रभाव भी बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। क्लियर है? अब परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, साइज बड़ा होगा। किसका, परमाणु का साइज, परमाणु का साइज बड़ा होगा। ठीक, फिर यहां पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज सो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो इंक्रीज। पर सेम टाइम पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतने ही यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेगा, और नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण भी बढ़ेगा, और नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो वो तेज आकर्षण के कारण बाहर के सेल को खींचेगा। तो अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, ऑल्सो इंक्रीज यहाँ पे मैंने लिखा है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज, जेड इफेक्टिव मतलब नाभिकीय आकर्षण भी बढ़ेगा, ध्यान रखना ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, तो प्रोटॉन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, और नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा। तो क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इस कक्षक में तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु का साइज बड़ा होना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सेम टाइम पे प्रोटॉन भी बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, और नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो साइज को छोटा होना चाहिए। तो अब अपन को यह देखना पड़ेगा कि ज्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है, नाभिकीय आकर्षण ज्यादा बढ़ रहा है या परिरक्षण प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। अगर परिरक्षण प्रभाव का असर ज्यादा होगा तो परमाणु का साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर नाभिकीय आकर्षण का असर ज्यादा होगा तो परमाणु का साइज छोटा हो जाएगा। ध्यान रखो, नोट कर लो इसको, क्योंकि आगे हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा। क्या नोट करोगे कि अगर परिरक्षण प्रभाव का असर ज्यादा होगा तो परमाणु का साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर नाभिकीय आकर्षण का असर ज्यादा होगा तो परमाणु का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ज्यादा परिरक्षण प्रभाव मतलब परमाणु का नाभिकीय आकर्षण कम, अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है तो नाभिकीय आकर्षण कम है और साइज क्या हो जा रहा है, बड़ा। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, परिरक्षण प्रभाव कम तो परमाणु का नाभिकीय आकर्षण ज्यादा, और नाभिकीय आकर्षण ज्यादा तो साइज छोटा। नोट कर लेंगे ध्यान से। इसी के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडाई या परमाणुविक त्रिज्या को। परमाणु त्रिज्या देखो, इसको परमाणु त्रिज्या ना, स्कैंडियम से क्रोमियम तक घटता है, डिक्रीज किया है मैंने, नीचे की ओर तीर का निशान लगाया है। ठीक, मैग्नीज तक भी थोड़ा घटता है, लेकिन आयरन, कोबाल्ट और निकिल का सेम होता है साइज। फिर कॉपर से जिंक की ओर जाने पर फिर से बढ़ता है परमाणु की त्रिज्या। ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसे अजीब अजीब सा इफेक्ट क्यों हो रहा है, जबकि बाएं से दाएं जाने पे साइज को सीधे सीधे छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक तो छोटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम रह रहा है और यहाँ पे तो बढ़ रहा है। ये उल्टा प्रभाव क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे देखो, इस ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चलेगा कम इलेक्ट्रॉन है? ये देखो, ये n कक्षक था, ये n-1 कक्षक था ना, तो यहाँ पे n कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही मैंने बनाया है। ठीक, n-1 में 1 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाले में, स्कैंडियम में n-1 में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, टाइटेनियम में n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम में n-1 में 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम में n-1 में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं आप लोग, तो ये आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2, यहाँ 3, ये क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो n-1 में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे नहीं है, ये पूरे नहीं है, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना परिरक्षण करेगा? नाभिकीय आकर्षण आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण होगा
तो वो ज्यादा परिरक्षण नहीं कर पाएगा, इसलिए नाभिकीय आकर्षण बाहर की ओर चला जाएगा और नाभिक का आकार क्या हो जाएगा, छोटा। मतलब कुल मिला के नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा परिरक्षण नहीं करेंगे। वैसे भी मैंने यहाँ परिरक्षण का ऑर्डर लिखा है। अगर S में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो परिरक्षण ज्यादा होता है, P में बढ़ता है तो भी परिरक्षण ज्यादा होता है, लेकिन D में बढ़ता है तो कम होता है और F में तो और कम होता है। ऑर्डर लिखा है। तो यहाँ किस में बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन, D में बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो D में बढ़ेगा भी इलेक्ट्रॉन तो परिरक्षण कोई खास काम नहीं करेगा, तो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहां आ गए तो इसमें n-1 में D इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते जा रही है, लेकिन सेम टाइम पे प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। तो नाभिकीय आकर्षण और परिरक्षण प्रभाव दोनों बढ़ रहा है। तो नाभिकीय आकर्षण जेड इफेक्टिव और परिरक्षण प्रभाव दोनों का मान बढ़ रहा है, दोनों का मान लगभग बराबर और विपरीत काम कर रहा है। ये आकर्षण करके इसको खींच रहा है और ये परिरक्षण करके उसको खींचने नहीं दे रहा है, इसलिए इसका साइज क्या हो जाता है, सेम रह जाता है, कुछ खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब यहां आ जाते हैं तो परिरक्षण प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। परिरक्षण क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, परिरक्षण प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाने के कारण नाभिकीय आकर्षण बाहर के सेल तक नहीं जा पाता है और बाहर का सेल खिंचाव को महसूस नहीं करता है, दूर हो जाता है, जिससे परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। क्लियर है? 2-3 बार सुनना, क्लियर हो जाएगा। तो ये इसके परमाणु के साइज का है कि शुरू में तो घट रहा है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव उतना काम नहीं कर रहा है, बल्कि नाभिकीय आकर्षण ज्यादा काम कर रहा है। फिर सेम है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव भी काम कर रहा है और नाभिकीय आकर्षण भी काम कर रहा है। फिर बाद में बढ़ रहा है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव ज्यादा काम कर रहा है और नाभिकीय आकर्षण कम काम कर रहा है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे साइज का ऑर्डर दिया हुआ है। शुरू में मैंने लिखा था घट रहा था स्कैंडियम से क्रोमियम तक, तो देखो स्कैंडियम से क्रोमियम तक घट रहा है। फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये लगभग बराबर हैं, लगभग बराबर मैंने लिखा है। फिर कॉपर इनसे छोटा है और जिंक सबसे बड़ा है। जिंक का आकार सबसे बड़ा है, इसका अब सामान्य व्यवहार में भी आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आयनिक त्रिज्या भी इसी प्रकार से। अब अगर पूछ देगा स्कैंडियम प्लस, टाइटेनियम प्लस, वेनेडियम प्लस, क्रोमियम प्लस, इसमें ऑर्डर बताओ ऐसे, या पूरे में प्लस लगा करके, तो सेम ऑर्डर लिखना है। स्कैंडियम सबसे ज्यादा, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज प्लस, फिर लगभग बराबर आयरन प्लस, सेम ऑर्डर को लिखोगे ना, सेम फॉलो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका धात्विक गुण। धातु होते हैं सारे के सारे, धातु के समान HCP, CCP, BCC वही सब संरचना बनाते हैं जो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। धातु के समान इनका गलनांक और कथनांक बहुत उच्च होता है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। इनमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखो डी में 2, डी में 3, डी में 4, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना डी में। यहाँ पे देखो 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पांचों अयुग्मित है। तो ये क्या करेगा, क्रोमियम अपने ही दूसरे क्रोमियम एटम के साथ क्या कर लेगा, पांचों इलेक्ट्रॉन बंध बना लेगा। तो क्रोमियम क्रोमियम आपस में जुड़ जाएंगे, तो धात्विक बंध बनाता है। अब क्रोमियम क्रोमियम, 2 क्रोमियम आपस में जुड़ गए, किसके कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जुड़ गए तो मजबूत हो गया कि नहीं, इसलिए हार्ड होते हैं ना धातु। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी, अब इसको तो आप लोग जानते हो कि इसमें तो पूरा भरा है जिंक, कैडमियम और मरकरी में। 4s2 3d10 पूरा 10 है, 10 के 10 पूरे फिल्ड हैं। तो जब पूरे भरे हुए हैं तो इनमें जिंक और जिंक के बीच में बंध बनेगा क्या? धातुओं में धातु के बीच में बंध बनता है क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इनमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बंध नहीं बनेगा, तो इसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर रहेंगे, इसलिए ये हार्ड नहीं होंगे। जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट होते हैं, नॉट वेरी हार्ड, यहाँ पे मैंने लिखा है। क्लियर है? तो इतना भौतिक गुण हम लोग आज देखते हैं, कल के लिए हम लोग आयनन ऊर्जा और इसके बाद जितने भी भौतिक गुण है उसको देखेंगे। अभी के लिए इतने ही, थैंक यू।